चलिए भाई देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे गांधीयन एरा के बारे में। अब बोलना नहीं, अब पूरा फोकस इधर, ठीक है। देखिए हम जो बात कर रहे थे आंदोलनों में, हमारा जो आंदोलन चल रहा था वह गांधीयन एरा का आंदोलन चल रहा था। हमने गांधीयन एरा के बारे में बात करी थी। गांधीयन एरा की जो शुरुआत होती है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, 1915 से लेकर के पूरा का पूरा 1915 में तो गांधी जी आए थे भारत, मगर जो गांधी जी ने पूर्ण रूपेण कार्य करना स्टार्ट किया था वो 1919 से किया था। हमने जो पढ़ा, पहले हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गांधी जी पढ़े थे। अब एक एक करके फटाफट से आंसर बताएंगे आप लोग मुझे। फिर हमने बात करी थी 1919 में सबसे पहले रॉलेट एक्ट। सबसे पहले किसके बारे में बात करी थी? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के कारण ही 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, कौन सा हत्याकांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। सुनते रहना बिना बोले हुए। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो आप एक और बात जानते हैं, 1919 से एक और आंदोलन की शुरुआत होती है भारत के अंतर्गत, जिसे हम बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन होता है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी। जब ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1920 के अंतर्गत, तो 1920 में इलाहाबाद अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। तो हमने भी अगला पढ़ा 1920 में असहयोग आंदोलन। और मैंने आपको कैसे पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए दोस्त। हमने रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक ही चीज से रिलेटेड है। फिर हमने पढ़ा खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत और असहयोग। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखो ये तुम्हें अगर याद है तो अब जैसे हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने जो समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। याद रखो, बोलते ही आंसर आ जाना चाहिए था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर 2 समितियां बनी थी। एक कांग्रेस ने बनाई थी और एक किसने बनाई थी? हमारे पास अंग्रेजों ने। एक तो था अंटर आयोग, ठीक है, और एक था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। ये पेपर में आता है। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन बहुत धूमधाम से चला। फाइनली 1922 के अंतर्गत चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद क्या हुआ सर? असहयोग आंदोलन खत्म हो गया। असहयोग आंदोलन जैसे ही खत्म हुआ तो 1922 के बाद असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, ठीक है। इसी साल असहयोग आंदोलन खत्म हो गया और गांधी जी चले गए जेल। और जैसे ही गांधी जी जेल गए तो 1923 में कुछ लोगों ने कांग्रेस से हट करके अपनी एक नई पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। फिर हमने स्वराज पार्टी के बारे में बात करी। फिर हमने देखा स्वराज पार्टी ने भी ज्यादा कोई खास नाम नहीं हुआ, मगर गांधी जी की तबीयत खराब होने के कारण 1924 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। और यहीं पर को हमने क्या पढ़ा? गांधीदास पैक्ट। क्या पढ़ा? गांधीदास पैक्ट। अब देखो अगर कभी पेपर में आ गया, सब देखेंगे गांधी पैक्ट सबको याद है ना? पूना पैक्ट सबको याद है। अच्छा क्वेश्चन है, गांधीदास पैक्ट कब हुआ? 1924। फिर हमने देखा 1925 के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। हमने कहा 24 में भी हुआ था कानपुर के अंतर्गत, मगर उसका मुख्यालय 25 में कहां बदल दिया गया? बॉम्बे। और छोटी छोटी पार्टियों को भी इसमें क्या कर लिया था? सम्मिलित कर लिया था। और 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का क्या हुआ? गठन। यही तो हमने पढ़ा था। अब देखो 1926 में कोई खास घटना है ही नहीं। 1927 की बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1927 और 28 थोड़ा फोकस इधर है। ये सारा का सारा 2-3-4 दिन में खत्म हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट पूरा। बस आपको समझना है अच्छे तरीके से, बहुत बारीकियों से समझना है। देखिए 1927-28 अब बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। 1927 के अंतर्गत आपको याद रखना है, भारत आता है हमारे पास साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन भारत आता है? साइमन कमीशन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आप एक बात जानते हैं कि 1919 में एक एक्ट आया था भारत, जिसे हम लोग कौन सा एक्ट बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। समझ में आ रहा है? इधर देखो, इधर देखो। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब भारत के अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो मैंने आपको 2 ऐसे एरो बना के एक्ट लिखाए थे, कंपनी रूल और क्राउन रूल करके। आपको याद होना चाहिए कंपनी रूल में बहुत सारे एक्ट आए थे, फिर 1858 से बहुत सारे एक्ट आए थे। तो 1858 के बाद ऐसे एक्ट आते रहे, तो हमको 2 एक्ट तो बहुत अच्छे से याद रखने हैं, 1909 और 1919। 1909 में जो एक्ट आया था उसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। कौन सा एक्ट बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो। क्योंकि मॉर्ले इस समय में कौन थे? हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत राज्य के सचिव। और मिंटो कौन थे? वाइसरॉय। ऐसे ही करके 1919 में एक आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अच्छा मैंने तुमको पता भी था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में चेम्सफोर्ड भी था।
याद है ना, चेम्सफोर्ड वाइसरॉय, मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इतना समझ में आया? अब देखो मैंने क्या बोला, मॉडलमेंटो रिफॉर्म। अब तुमको इसमें तो याद है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन कब दिया था? 1909। इसी एक्ट में तो लिखा था कि मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। तो ऐसे सुधार होते रहे, कई सारे सुधार इसमें भी थे 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। और इन्हीं सुधारों की समीक्षा, इन्हीं सुधारों की जांच करने के लिए बोला गया था कि 10 साल बाद, कितने साल बाद? 10 साल बाद एक एक्ट आएगा। क्या बोला गया था? 10 साल बाद एक क्या आएगा? एक्ट आएगा। मतलब 10 साल बाद हम कुछ लोगों को भेजेंगे जो इस एक्ट में सुधार किए हैं, इन एक्ट में सुधारों की जांच के लिए। समझ में आया? जो इसके तहत सुधार किए गए थे, इन सुधारों की जांच के लिए कुछ लोग भेजे गए, और उसी को हम बोलते हैं साइमन कमीशन। क्या आयोग बोलते हैं? साइमन कमीशन। आपको याद रखना है, साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, तो इसीलिए इसका नाम होता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वह 7 नवंबर, या वैसा सिंपल बोल सकते हैं 8 नवंबर 1927 इसका गठन हुआ था। 8 नवंबर 1927, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का क्या हुआ था? गठन। ब्रिटेन में हुआ था इसका गठन। कहाँ हुआ था सर? ब्रिटेन में। और आपको याद रखना है इसके अंतर्गत जो सदस्य थे वह कितने सदस्य थे सर? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। सुनते रहना, ये गठन हो गया। तो इसमें जो सदस्य थे वो कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और आपको पता है, सुनते रहना, और ये सभी के सभी अंग्रेज थे। ये सातों के साथ कौन थे सर? एक और पॉइंट सुनो, इसकी अगर आपसे पूछेगा साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी, तो उस समय में भारत राज्य के सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। कौन थे? लॉर्ड, फिर बोलो सर, लॉर्ड बर्कनहेड। सबको याद रखना है, लॉर्ड बर्कनहेड नाम के व्यक्ति द्वारा, लॉर्ड बर्कनहेड, ये भारत राज्य के सचिव। अच्छा, ये सचिव का मतलब क्या है? तुम सुनो, जब ना भारत में, इधर सुनो, जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 से पहले यहाँ कैसा शासन चलता था? कंपनी का शासन। क्या चलता था? कंपनी। 1857 के बाद कैसा शासन चला? क्राउन। तो 1857 के बाद जब क्राउन शासन का पहला एक्ट आया 1858 में, कौन सा एक्ट आया पहला? 1858 के एक्ट के तहत कहा गया था अब भारत राज्य का एक सचिव होगा। क्या कहा था? भारत राज्य का एक क्या होगा? सचिव। भारत राज्य के जो सारे मामलों को ब्रिटेन में देखता था उसे क्या कहते थे? भारत राज्य का सचिव। समझ में आया? जैसे एक सचिव होगा, उसका पूरा काम होगा भारत में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उनको वहां डील करना। समझ में आया? तो वैसे ही एक व्यक्ति था, कौन? लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड ने 7 सदस्य वाले साइमन आयोग का क्या किया? गठन किया। और इसका गठन कब किया? 8 नवंबर 1927 को किया। बताइए अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां 2 साल बाद होने थे चुनाव, लेबर पार्टी के क्या होने थे वहां? 2 साल बाद चुनाव होने थे, तो इसीलिए क्या किया सर? इसकी नियुक्ति क्या कर दी? थोड़ा सा जल्दी कर दी। अब ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, इसका जो अध्यक्ष था वो जॉन साइमन था। अध्यक्ष कौन था इसका? जॉन। फिर बोलो, इसका जॉन क्या था सर? साइमन। अब सुनना, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एक और पॉइंट लिख देता हूं मैं, लॉर्ड बर्कनहेड ने इसकी नियुक्ति करी थी। हाँ, लॉर्ड बर्कनहेड अध्यक्ष नहीं है, लॉर्ड बर्कनहेड ने इसकी नियुक्ति करी थी, अपॉइंट किया था इस कमीशन को कि भाई जाओ और सुधारों की जांच करो। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा इसके अध्यक्ष, तो आपको याद रखना है सर जॉन साइमन। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन। सर जॉन साइमन इस आयोग के अध्यक्ष थे। बोलो बच्चों, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन। अब सुनो, इसका उद्देश्य क्या था? सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो आपको याद रखना है 1919 में किए गए सुधारों की समीक्षा करना। 1919 में किए गए सुधारों की जांच करना या सुधारों की समीक्षा करना। इसका काम था 1919 में सुधारों की जांच करना। अब ध्यान से सुनना, यह आयोग, इसी को आयोग को श्वेत आयोग भी बोलते हैं, इसी को व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं। इसी को क्या भी बोलते हैं? क्यों बोलते हैं व्हाइट कमीशन? क्योंकि इसमें भारतीय व्यक्ति एक भी नहीं था। इसमें जितने भी थे सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं। अगला पॉइंट, हम जानते हैं हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो 27 दिसंबर 1927 को कांग्रेस का हुआ मद्रास अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? मद्रास अधिवेशन। मोहम्मद अंसारी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। किसने अध्यक्षता करी थी? मोहम्मद अंसारी ने। यह होता मद्रास अधिवेशन, मद्रास सेशन। और ये जो मद्रास अधिवेशन था, इसी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? मोहम्मद अंसारी। और इसी अधिवेशन में बोला गया, इस अधिवेशन में निर्णय ये लिया गया कि भैया हम साइमन आयोग का विरोध करेंगे।
हम साइमन आयोग का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ये डिसीजन कौन से अधिवेशन में लिया गया है, मद्रास अधिवेशन में। बोला गया कि जितना भी साइमन आयोग आएगा हम इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। अरे बोलो क्या करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। और ध्यान समझना, ऐसा कहा जाता है भारत जो साइमन कमीशन आता है वो 1928 में आता है। भारत कब आता है, 1928 में आता है। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझना, जो हम आप लोगों को बता रहे हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 1928, ध्यान से सुनना, दो पॉइंट ऐसा कहते हैं 1928 और 29 इसके बीच में साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। इस समय में साइमन कमीशन ने, इस दौरान में साइमन कमीशन भारत कितने बार आया, 2 बार साइमन कमीशन भारत आया। और आपको पता है साइमन कमीशन भारत 2 बार आया, मगर साइमन कमीशन का हर बार क्या हुआ, विरोध हुआ। ये जो साइमन कमीशन था इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। पूरे भारत के अंतर्गत हर जगह विरोध हुआ। जब विरोध हो रहा था तो हमारे यहाँ लखनऊ आए थे जवाहरलाल नेहरू विरोध करने के लिए। जब आप पढ़ेंगे उत्तराखंड की मॉडर्न हिस्ट्री तो आप पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू कहाँ आए थे हमारे यहाँ पर को, लखनऊ आए थे। तो पंडित गोविंद, जब जवाहरलाल नेहरू पर लाठी बरसाई जा रही थी तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत बीच में चले गए और पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने उनके हिस्से की लाठियां खाई। उसी समय तो उनको हिमालय पुत्र कहकर पुकारा था। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए फिलहाल सुनिए, बढ़िया पॉइंट है 1-2। अब ध्यान से सुनना, जब ये हो रहा था तो आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट याद रखना है। जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो इसी विरोध के चलते आपको याद रखना है लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, है ना, ये जिसे शेरे पंजाब कहा जाता है, लाला लाजपत राय की इसी के विरोध करते समय मृत्यु हुई थी। सर में इनके लाठी लगी थी और इन बेचारों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि इनकी मृत्यु हुई 1928 में। तो अच्छा क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय का एक बहुत ही बड़ा कथन भी है इसमें। लाला लाजपत राय बोले कि जो ये लाठियां मेरे ऊपर अंग्रेजों ने बरसाई हैं, एक दिन यही लाठियां अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत का कील बनेंगी। समझते हो इसका मतलब, ताबूत समझते हो, ताबूत है ना, जिसमें मरने के बाद आदमी को डाला जाता है, वही। लाला लाजपत राय बोले जितनी लाठियां इन्होंने सर में मारी बल, यही बल ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील भी बनेंगी, बल तुम्हारा साम्राज्य ऐसे गिरेगा। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या कहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई, तो आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय। क्लियर है भाई, इतना साइमन आयोग समझ में आया। पूरा कहानी भी आगे को सुनते रहो बढ़िया तरीके से। बढ़ा आगे, अब देखो आगे फिर क्या होता है। साइमन कमीशन ठीक हो गया, साइमन कमीशन को रिपोर्ट ही नहीं बनाने दी, साइमन कमीशन का घोर विरोध हुआ भारत में। तो इन्होंने एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू। इनका नाम क्या था, मोतीलाल। मोतीलाल नेहरू से इन्होंने कहा कि भाई ऐसा बल देखो, तुम तो कुछ करने नहीं दे रहे हो बल हमको। मोतीलाल नेहरू जिससे कहा अगर आप कुछ मांगो, आप जो भी कहोगे हम पूरा करेंगे। आप एक काम करो, बस भारत के अंतर्गत जितने भी दल हैं, भारत के अंतर्गत जितने भी क्या हैं, दल हैं, सर्वदलीय सहमति के साथ एक पत्र लेकर के आओ, तो आपकी जो भी मांगे हैं उनको क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, ताकि आप हमें अपना काम तो करने दें, आप हमारा आखिर विरोध कर क्यों रहे हैं। तो इसी के चलते, ध्यान देना ये तो समझ में आ गया, इसी के चलते जब ये विरोध हुआ, उसी के चलते 1928, अगला ही पॉइंट बना सकते हैं इसको, जरूरी नहीं आप समझ गए कि कहानी क्या है। 1928 में जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने तैयार करने की कोशिश करी है, एक नेहरू रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करी है। कौन सी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। समझ में आ रहा है ना। और जो नेहरू रिपोर्ट थी, ये नेहरू रिपोर्ट भी एक लास्ट निर्णय तक नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर वो सारे के सारे लोग क्या हो रहे थे, विरोध में थे। समझ में आ रहा है ना। मुस्लिम पार्टी को कुछ और चाहिए था, कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ और चाहिए था, गरम दल को कुछ और चाहिए था, नरम दल को कुछ और चाहिए था। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्या थे भैया, अलग अलग मांगों के साथ थे। तो मतलब जो नेहरू रिपोर्ट थी वो भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिलहाल के लिए आप इसको समझिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखो आराम से, बढ़ते आगे की ओर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझने योग्य है भाई। अच्छा, अगर आपसे अभी डिटेल क्वेश्चन बनाएगा ना, ध्यान से सुनना भाई,
एक दो क्वेश्चन आपसे इसमें और पूछ सकता है। साइमन कमीशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी पार्टियां ऐसी थी जिसने साइमन कमीशन का विरोध किया, कौन कौन सी पार्टियां ऐसी थी जिसने साइमन कमीशन का वेलकम किया। समझ में आ रहा है? कई ऐसी पार्टियां भी थी जो साइमन कमीशन को आने दे रही थी, जिसमें अगर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग इंपॉर्टेंट है, जस्टिस पार्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया ना, और सेंट्रल सिख यूनियन भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, सिख लोगों ने हो गया, मुस्लिम लीग ने हो गया, और जस्टिस पार्टी, इन्होंने किसका स्वागत किया था? साइमन कमीशन का। जैसे हिंदू महासभा एक इंपॉर्टेंट पार्टी है हमारे पास, किसान मजदूर पार्टी। हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था? कॉपी के टॉप में लिखो 1915। सीडीएस में 2 बार है पेपर में, कॉपी के टॉप में लिखो हिंदू महासभा का गठन 1915। हिंदू महासभा का गठन 12th की एनसीईआरटी पढ़ना, लास्ट चैप्टर में दिया है, साइड में लिखा हुआ है। हिंदू महासभा का गठन 1915। 2 पॉइंट और लिखो, हरिद्वार मदन मोहन मालवीय कुंभ मेले के समय में किया था इसका गठन। हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय के द्वारा, हरिद्वार मदन मोहन मालवीय। अच्छा, एक अकाली दल भी था रे, कब हुआ था अकाली दल की स्थापना? तो इनकी जो समितियां हैं वो रहने दो अभी। 1925 में अकाली दल की समिति का गठन हुआ था, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, हिंदू महासभा याद रखना, तुम्हारे पेपर में भी टपकेगा किसी दिन। एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लो अगर लिखना चाहते हो, इंडियन लिबरल एसोसिएशन। पेपर में आते क्वेश्चन, इंडियन लिबरल एसोसिएशन, इंडियन लिबरल एसोसिएशन, इंडियन लिबरल एसोसिएशन डैश करके लिखोगे 1918। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 1918 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन लिबरल एसोसिएशन। हिंदू महासभा याद रखो, इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय 1915 हरिद्वार, ठीक है भाई। हाँ, तो हिंदू महासभा ने भी इसका स्वागत किया। चलो पढ़े आगे। अरे गधो, समझ में आया? चलो, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट बनाई किसने थी? बनाने को किसने कहा था? अंग्रेजों ने। अच्छा, अंग्रेजों का कौन आदमी कहेगा जो सबसे बड़ा होगा? और सबसे बड़ा कौन है ना? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड बर्कनहेड। कौन था इस समय भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? लॉर्ड। ध्यान समझना, नेहरू रिपोर्ट, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। लॉर्ड बर्कनहेड ने मोतीलाल नेहरू से कहा, अगर आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर आए जिसमें सारे दलों की क्या हो, सहमति हो, तो हम उन चीजों को मान्यता दे देंगे। क्लियर हो गया ना? तो आपको याद रखना है, नेहरू रिपोर्ट में पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू। इसको मोतीलाल नेहरू द्वारा किसके कहने पर प्रिपेयर किया गया था? लॉर्ड बर्कनहेड। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू ऑन द चैलेंज बाय लॉर्ड बर्कनहेड। जैसा आप लिखना चाहें बाकी, लॉर्ड बर्कनहेड के कहने पर। अच्छा पॉइंट है, मोतीलाल नेहरू ने बर्कनहेड के कहने पर 1928 में किसका गठन किया था, मतलब किसका बनाने की कोशिश करी थी? नेहरू रिपोर्ट। चलो समझते हैं नेहरू रिपोर्ट में था क्या क्या। देखो अब सुनते रहना। 1928 में पहली बार सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। आप सुनना, आपको दिमाग में रखना इन सारी चीजों को, लर्न द थिंग्स प्रॉपर्ली, ठीक है? सुनो, 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। सर्वदलीय सम्मेलन समझते हो, यानी कि सभी दलों का एक सम्मेलन बुलाया गया। कब बुलाया गया? 1920। फिर बोलो कब बुलाया गया? 1928 में। और 1928 में ऐसे बुलाया नई दिल्ली में। फिर दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया बंबई में 1928 में। कहाँ बुलाया गया? इधर सुनो भाई, कहाँ बुलाया गया? बंबई। और आपको याद रखना है, जो सर्वदलीय सम्मेलन बंबई में बुलाया गया था, उसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। कितने सदस्यीय समिति का गठन किया गया? फिर बोलो कितने सदस्यीय समिति का गठन किया गया? फिर बोलो कितने समितियों का गठन किया गया? 8। मतलब कितने सदस्यों वाली समिति का गठन किया? 8। ये सुभाष चंद्र बोस इसके एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे। सुनना आप ध्यान से, मोतीलाल नेहरू, बर्कनहेड, नेहरू रिपोर्ट। अब अगला पॉइंट होगा इसमें, आपको जो याद रखना है, 1928 बॉम्बे, 1928 बॉम्बे सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। सर्वदलीय सम्मेलन, सर्वदलीय सम्मेलन। और जो सर्वदलीय सम्मेलन था, इसी सम्मेलन में नेहरू जी, या जिसे हम क्या बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में
8 सदस्य समिति का गठन, 8 सदस्यीय समिति का। अब सुनो जरा, चलो आंसर बताओ मुझे पहले। अब 8 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट बनाई थी ना, रिपोर्ट यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, उस रिपोर्ट का मुख्य पॉइंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोमिनियन स्टेटस। सबसे मेन पॉइंट जो रिपोर्ट का था वह क्या था, मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट, हाँ, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस का मतलब समझते हैं आप लोग हैं, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा। कैसा दर्जा, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा। यानी कि बोलेंगे मतलब डोमिनियन मतलब क्या हुआ पता है, कि अंग्रेजों तुम यहाँ से चले जाओ मगर हम तुम्हारे अंदर ही काम करेंगे, हम तुमसे डोमिनेटेड रहेंगे, हर बात जैसा तुम कहोगे वैसा हम करेंगे, मगर राज हमारा होगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमिनियन स्टेटस। तो ये अब देखो यहीं पर से थोड़ा थोड़ा संविधान की बातें भी आ जाती हैं। मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट बनाई थी ना, इसी रिपोर्ट में अधिराज्य बोलो, औपनिवेशिक राज्य बोलो, मेनली अधिराज्य ही शब्द होता है डोमिनियन के लिए, अधिराज्य का दर्जा दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ऐसा बोला कि इसी में संविधान की थोड़ा थोड़ा बात आई, बोला भारत एक संघ होगा जिसके केंद्र में 2 सदन होंगे, जैसे आजकल है लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरीके से बहुत सारी मांगे थी जो किसमें लिखी गई थी, मतलब नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत लिखी गई थी। मगर आप एक बात जानते हैं कि 1928 में ही, मेरी बात को ध्यान से समझना, 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। 1928 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन में सारी चीजें खत्म हो गई, बात ही नहीं मानी किसी ने। समझ में आ रहा ना मैंने क्या कहा, मतलब सारे लोग, मतलब जैसे कांग्रेस का सम्मेलन हुआ वहीं पर वो विचारधारा में क्या आ गया, मतभेद आ गया, और वहीं पर से सम्मेलन वगैरह एक्सेप्ट नहीं किए गए। समझ में आ रहा है ना। और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको याद रखना है, इसी में मेन आदमी थे सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, इन लोगों ने विरोध किया। डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहिए, मतलब जो नेहरू रिपोर्ट में पॉइंट है उनका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। और जैसे इन्होंने विरोध किया तो इन्होंने 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना करी थी। किसकी स्थापना भी करी थी, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस, फिर बोलो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस। इस तरीके से नेहरू रिपोर्ट का भी कोई फायदा नहीं हो पाया। मैंने बोला ना, सारे लोग लॉर्ड वर्गन टेली से जानता था वैसे भी कि सारे पार्टी वाले इसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सबके जो मैनिफेस्टो थे वो अलग अलग थे। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये छोटे छोटे पॉइंट, जैसे ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, अब ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाया किसने, इन्होंने कहा हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए नहीं। सुनो सुनो इधर सुनो, रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा, मेन पॉइंट क्या था, डोमिनियन स्टेटस, अधिराज्य का दर्जा। अब इसके बाद ये पॉइंट है, इसके बाद अगला पॉइंट इधर को लिख देता हूं मैं, तो पॉइंट वाइज समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। मगर 1928 में जब अधिवेशन हुआ, 1928 दिसंबर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जब कांग्रेस का क्या हुआ, तो इस कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, हमें डोमिनियन स्टेटस, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तुम समझे क्या बोला मैंने, समझ रहे हो ना। हाँ, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और किसने कहा, सुभाष चंद्र। और इसीलिए इन्होंने इनसे अलग होकर के इसकी बात नहीं मानी और 1928 में क्या बना दिया, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस। और ये नोट अच्छे से बनाना भाई, मैं तो ऐसे लिख दे रहा हूँ पर तुम्हारे समझ में तो आ रहा है पूरा। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर दी किसने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। क्यों, अब इन्होंने अलग बना दिया ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, साइन ही नहीं करेंगे, सर्वदलीय कहां से होगा, वही है ना, वहीं रहते तो उनके ब्याह पर कोई भी साइन कर देता, चल जाता काम। तो इन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग नामक एक अलग क्या बना दी, पार्टी बना दी। और इस तरीके से नेहरू रिपोर्ट वाला जो बात थी वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई। कोई डाउट है, अगर कुछ पूछना है नेहरू रिपोर्ट तक समझ में आया, कोई डाउट है, नेहरू रिपोर्ट में अच्छे तरीके से समझ में आया, नेहरू रिपोर्ट क्या कहती है, और नेहरू रिपोर्ट क्यों बनाई, किसने बनाई, कितने सदस्य थे, नेहरू रिपोर्ट को घुस कैसे हुआ, नेहरू रिपोर्ट की सारी चीजें खत्म कैसे हुई। चलो भाई बच्चों आगे की ओर बात करते हैं। 1928, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन, 1928 खत्म हो गया। अब 1929, बहुत अच्छे से सुनते जाना, 1930 तक कंप्लीट कर रहे हैं इसको बढ़िया से। फिर क्योंकि इस दौर में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे, फिर ज्यादा नहीं बचेगा इसमें। देखो बट ये याद रखो, अभी मैं आपको थोड़े दिनों बाद एनसीईआरटी बेस्ड कुछ और पॉइंट्स दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री के, फिर उनको याद करो और ये जितना पढ़ा है ये याद करो, ठीक है ना। तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं छूटेगा क्वेश्चन लगभग, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछता है पेपर में। अभी आप लोगों को कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी की समरी मिलेगी, काम चल रहा है उस पर, ठीक है।
हाँ सब मिलेगा, बस तुम पढ़ो, पेपर निकालो, देखो। अरे पढ़े, डाउट आउट है, चल बढ़ते आगे। 1929, अब सुनो क्या हुआ आगे की कहानी, कहानी को कनेक्ट करो भाई। 1928 नेहरू रिपोर्ट का जो मसौदा था वो खत्म हो गया। उसके बाद एक बात की बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ पूर्ण स्वराज 1929 अभी पढ़ेंगे। नहीं पूर्ण डोमिनियन स्टेटस, मतलब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है ना भाई, देख एक होता स्वराज, एक होता पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब सब पावर हमारे पास, समझ आ रहा है ना। डोमिनियन स्टेटस मतलब जैसा तुम कहोगे वैसा हम करेंगे, मगर करेंगे हम, समझ में आया? हाँ, कोई डाउट है? चल बड़ा आगे क्यों। अब 1929 में क्या होता है, जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना फिर हो जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना बोल, इन लोगों को तो मौका दिया, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। मोहम्मद अली जिन्ना वैसे भी सर्वदलीय सम्मेलन से पहले ही अलग हो गया था। मोहम्मद अली जिन्ना सर्वदलीय सम्मेलन से पहले ही अलग हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना को जब ये सारी बातें वो भी देख ही रहे थे, तो उन्होंने क्या किया भैया, मोहम्मद अली जिन्ना ने ही 1929 मार्च में, याद रखना मार्च 1929 में इन्होंने अपनी अलग से 14 सूत्रीय मांगे रख ली। इन्होंने अपनी अलग से क्या रख ली, 14 सूत्रीय मांगे, समझ में आ रहा है ना। और आपको एक बात पता है, इसी इंसिडेंट को ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। मार्च 1929 में, क्या बोला मैंने, मार्च 1929 में किसने, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ध्यान से बना, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे रखी थी। बोलो कितनी सूत्रीय मांगे रखी थी, 14 सूत्रीय मांगे रखी थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे रखी थी। किसके सामने रखी थी, अंग्रेजों के सामने। अब ये 14 सूत्रीय मांगों, जैसा बड़ा पेपर तो वहां पूछता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों में से कौन सी एक मांग है या कौन सी नहीं है। भाई डिटेल क्वेश्चन में तुम्हारे पेपर में इतना डिटेल नहीं जाएगा तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ देना है क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कांस्टेबल के पेपर में, एसआई में तो भाई नहीं चले, एसआई में तो सब पढ़ लेते हो, तुम समझ रहे हो, जिसका एसआई और पटवारी है ना, एसआई मजाक थोड़ी है भाई, एसआई के लिए आदमी जान दे दे भयंकर, मजाक नहीं रहा हूँ। जिसको एसआई बनना होगा ना, वो भाई अभी से इतना पढ़ ले होंगे, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ भाई, वाकई में इतना पढ़ ले होंगे ना, क्योंकि यार जिसमें आदमी ना 2 सितारे कंधे पर लगा के कहीं भी जाएगा ना भाई, कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, उत्तराखंड राज्य नहीं कह रहा हूँ मैं। और इस एज में अगर 2 सितारे लग गए, रिटायर होते समय न जाने कहाँ से रिटायर होगा वो आदमी, ठीक ठाक पोस्ट से रिटायर होगा, ऐसा भी नहीं कितना बड़ा भी बनेगा। और दूसरा एक और चीज सुनो, अगर जो व्यक्ति जैसे 24, 25, 26 साल तक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, 25, 26 साल तक अगर ऐसा ही बन जाता है भाई, तुम ये सोचो कि बढ़िया, कोई टेंशन नहीं जीवन के अंतर्गत। कभी तुम कहना नहीं चाहिए बट फिर भी तुमने आज तक कोई भी एक ऐसा ही देखा जिसके पास 15 लाख से नीचे की गाड़ी है, ऐसा देखोगे नहीं तुम कभी, ऐसा आदमी ऐसा ही कभी ऐसा देखोगे नहीं जिसके पास इससे कम की गाड़ी है। ऐसा ही जीवन है, मगर एसआई का पेपर हलवा भी नहीं है, कांस्टेबल भी नहीं हलवा। तो एसआई मतलब वहां पर को आदमी जिसने एसआई बनना होगा वो भी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेगा, ताकि तुम्हें एक बात पता है ना, क्योंकि देखो तुम एक बात जानते हो, आपको एक बात पता है, इस देश में ना, इस देश में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है मानते हो तुम? सबसे बड़ा है जुडिशरी। मतलब तुम देखोगे ना, एक पुलिस वाला हो, कोई भी हो, एक नेता हो, सब एक ही आदमी से करता है, जो है वकील। अगर कोई व्यक्ति, और जो पुलिस वाले होते हैं ना, अगर कोई ढंग का पुलिस वाला है ना, उसको सारी चीजें पता होती है, आईपीसी, सीआरपीसी, पॉलिटी एक्ट सब पता होता है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में पढ़ाया भी जाता है। फिर भी वो आदमी वकील से ज्यादा नहीं जानेगा, मगर जो अच्छा पुलिस वाला, जो ठीक ठाक होता है ना, वो सारी चीजें पढ़ता है तमीज से। और अगर जिस दिन एक व्यक्ति ने सारी चीजें पढ़ दी, उसको सिस्टम के लूप होल भी याद है कि सिस्टम में कहाँ लूप होल है, अगर कुछ भी काम करना है आउट ऑफ रूल्स कैसे करते हैं वो भी बताया उसको। और जितना एक वकील जानता है उससे रिलेटेड पुलिस वाला भी जानता है। इसीलिए पुलिस वाला जो होता है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है भाई। आज जैसे मान लो एक और चीज होती है, बन गए जीवन में ऐसा ही कुछ भी बन गए, तैयारी करो। तो मैं एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें नाम नहीं बताऊँ, बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे, बहुत सारे पुलिस वाले भाई एक 2-2 महीने की छुट्टी लेते बढ़िया तरीके से, कभी मेडिकल में कभी कुछ में, उसके बाद दन पड़ते भाई। समझे, मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया हुआ था दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, समझे, फिरोज आलम, वो व्यक्ति कई साल तक वहीं कांस्टेबल नौकरी करता था, उसी ऑफिस में गया एसीपी बन के, जहाँ कांस्टेबल था उसी ऑफिस में गया एसीपी बन के, आईएएस निकाल, पीसीएस निकाला, आईएएस निकाला उसने, आईएएस निकालने के बाद आईपीएस चुना और गया उसी ऑफिस में एसीपी बनकर गया भाई साहब। तो क्योंकि ना आप ना पढ़ सकते हैं, समझ में आ रहा ना, वर्कलोड है ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, त्योहारों के समय में इस समय वर्कलोड होता है, बाकी समय नहीं होता। तो एसआई और कांस्टेबल
बढ़िया है। और एसआई में तो मतलब भाई तो फिर कह रहा हूँ 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट। मतलब जो व्यक्ति एसआई और पटवारी जैसे एग्जाम्स को निकाल रहा है अच्छे मार्क्स से, अच्छे लेवल का, तो वो आदमी दमदार है भाई, इस बात को मान लो। जिस दिन रिजल्ट आएगा तो उन्हें खुद पर देख लेना, मतलब जो व्यक्ति निकाला होगा, मतलब तुम्हें उस व्यक्ति को जीवन में मानना चाहिए। क्योंकि भाई एसआई और पटवारी के पेपर के लिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत ऐसी नहीं कि खाली मतलब काम चलाओ वाली मेहनत, मतलब दिन रात वाली मेहनत, वो वाली मेहनत करते वो लोग, तब जाके एसआई और पटवारी बनते हैं। ऐसा पटवारी तो फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, कम पोस्ट है, मगर फिर भी मैं एसआई में कहूँगा भाई, पटवारी में भी ठीक ठाक होता है, और एसआई का जीवन एसआई का याद रखना समझा है। क्योंकि वो सीओ बन जा, सीओ मतलब सीओ भी दो थे, एक कमांडिंग ऑफिसर, एक सर्कल ऑफिसर, तो 2-3 साल बाद, 3-4 साल बाद तो सर्कल ऑफिसर बन जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है फिर जीवन में। अगर तुम्हें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, तुम्हें अच्छा ज्ञान है, जिस पोस्ट पर तुम हो उसकी तुम्हें सारी चीज़ें बताएं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली कई लोगों को बना भी सकते हैं, कई लोगों को उजाड़ भी सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकता है ऐसा ही, समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए जिनका जो भी पेपर है आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करो, कांस्टेबल भी बन जाओगे, रैंकर्स की परीक्षा होती है हर 4-5 सालों बाद, तो उसके बाद और अच्छा हो जाओगे आगे। तो ये तो मौके हैं भाई, मौका हर बार नहीं आता है, और ये तुम भी जानते हो, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, समझ गए। हाँ, जीवन में है भाई, ये तो खतरनाक सी बात हो जाती है। चलो देखो, तो मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या प्रस्तुत किया, 14 सूत्रीय मांगे, 14 डिमांड्स करी। मगर इनकी मांगों, और आपको पता है कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं ना, अंग्रेजों ने जो सांप्रदायिकता का बीज बोया था, यह उसकी पहली फसल थी। अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता बीज कब बोया था, 1905 में। क्या 1905 के बाद कभी हमें हिंदू मुस्लिम टाइप का कुछ दिखा? नहीं। आज पहली बार मोतीलाल नेहरू को मौका दिया, मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट बना, उसकी रिपोर्ट से अलग होकर कहा ये अमल हमारी मांग है, इस रिपोर्ट में हमने कुछ नहीं लिखा है, ये अमल हमारी मांग है, इनको पूरा करो तुम। तो इसको बोलते हैं जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग। ठीक हो गया ना। मगर ये पेपर में आएगा कब दी थी, तो दिमाग में रखना, अभी क्योंकि गांधी जी भी करेंगे 11 सूत्रीय मांगने वाला, ठीक है। तो जिन्ना की कितनी सूत्रीय मांगे थी? 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, 1929 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। क्या लिखा है यहाँ पर को, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। फिर बोलो, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसके बारे में 2-4 पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से याद रख लो। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुआ कहां था या लाहौर में हुआ था। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस कांग्रेस के अधिवेशन में एम, इस कांग्रेस के अधिवेशन में जो लक्ष्य रखा था वह था कंप्लीट स्वराज। वह क्या था? कंप्लीट स्वराज, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण स्वराज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण स्वराज, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज। एक लक्ष्य रखा था कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज लक्ष्य रखने के साथ ही आपको याद रखना, इन्होंने बोला 1 साल के अंतर्गत हम पूर्ण स्वराज देखेंगे। आप जानते हो कांग्रेस का अधिवेशन होता है दिसंबर में, और इसी के अगले साल 26 जनवरी 1930 इसी को लेकर के, ध्यान से समझना, यही पूर्ण स्वराज को लेकर के अगले साल 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। पहली बार कौन सा डे मनाया गया? इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस। ये ऐसा स्वतंत्रता दिवस नहीं था, ये बस अंग्रेजों को दिखाने के लिए था, क्योंकि इन्होंने डिसाइड क्या किया था कि हम पूर्ण स्वराज रखेंगे अपना लक्ष्य, और लोगों को दिखाने के लिए कि पूर्ण स्वराज रखने में ऐसा ऐसा होगा। इसीलिए हमारा जो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। एक और पॉइंट समझो, हमारा जो संविधान पूरा हुआ वो हो गया था 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान बिल्कुल तैयार हो गया था। अब मगर बुद्धिजीवियों ने बोला कि लागू कब करें, तो इसीलिए बोला कि अभी नवंबर था, 2-3 महीने बाद एक डेट आएगी, बल उस दिन हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930। यही कारण है कि भैया 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि अब ऐसा मत समझना यहाँ तो स्वतंत्रता दिवस है, यहाँ रिपब्लिक डे है। मतलब ये क्या ना, ये दिन चुना गया था संविधान लागू होने के लिए। क्यों चुना गया था संविधान? चलो बताओ भाई, क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? नहीं, गणतंत्र दिवस का हिंदी मतलब हो गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस। चलो एक काम करना, कल थोड़ा सा ढूंढ के आना तुम, मैं आज बोल रहा हूँ, कल ढूंढ के आना। राष्ट्रपति किस दिन तिरंगा फहराता है? प्रधानमंत्री किस दिन तिरंगा फहराता है? एक व्यक्ति 15 अगस्त को फहराएगा, एक व्यक्ति 26 जनवरी को। दूसरा भी याद, फिर भगवत, दूसरा भी याद रखना,
कब कब कहाँ कहाँ तिरंगा फहराया जाता है, ठीक है। 26 जनवरी को कहाँ फहराएंगे और 15 अगस्त को कहाँ फहराएंगे। अब इधर सुनो, 1 मिनट होई, 2 मिनट होई, फाइनल पॉइंट है, सुन लो तमीज से सुनो। देखो 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, तो इस दिन स्वतंत्रता दिवस, कोई दिक्कत नहीं है। 26 नवंबर को संविधान बनकर पूरा हो गया था। हमें पता था कि हमने बहुत पहले इतिहास में इस दिन में पूरी खलबली मचाई थी बल, तो 26 जनवरी के लिए हमने इंतजार किया 26 नवंबर से, और 26 जनवरी को संविधान लागू किया। तो संविधान लागू करने का और रिपब्लिक होने का क्या है इन दोनों में ये रिलेशन? संविधान लागू मतलब रिपब्लिक नहीं, सर रिपब्लिक का मतलब होता है जिस देश का मुखिया लोगों द्वारा चुना जाता हो, जिस देश के मुखिया का पद वंशानुगत ना हो। जैसे ब्रिटेन में रानी का बेटा अगला राजा की बेटी अगली रानी बल, मगर भारत में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के बाद अगला राष्ट्रपति उसका बेटा नहीं बनता है, और भारत के संविधान में राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया दी गई थी। इसीलिए हम बोलते हैं कि 26 जनवरी को क्या मनाते हैं लोग? रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को हम गणतंत्र हुए थे क्योंकि भारत का संविधान 26 को लागू हुआ था, और भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की क्या दी गई है? प्रक्रिया दी गई है। आया समझ में? अरे गधो आया, कोई डाउट है? 1929-30 तक क्लियर? अब सुनो, अब हम इसमें कल करेंगे। इस दौरान 1915 से हुई 1930 तक क्रांतिकारी गतिविधियां, और फिर हम 1930 में स्टार्ट करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। चलो कल मिलते हैं।